गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बताया था। उसमें बताया था तीन तरह के जो डेटा होते हैं उनको हम किस ढंग से डेटा को हम किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं। सो मैंने टेक्सचुअल बता दिया था, आपको टेबुलर बता दिया था, उसमें टेबल मेकिंग बता दिया था कि किस ढंग से टेबल बनाना आना चाहिए। आज उसके अंदर ही कल वो वीडियो बड़ा हो रहा था, सो आज मैं इसी का आगे का पार्ट ले रही हूँ बेटा। एक गुड जो टेबल बन रही है उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं एक टेबल के। मेन टेबल का एक आइडियल साइज होना चाहिए, मतलब कि वो टेबल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ ही नहीं आए या ना हम उसको डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन में मतलब कि टेबल को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारा कंपैरिजन बराबर चलता रहे, एक बराबर सीक्वेंस चलता रहे, तो वो सेकंड है कंपैरिजन। बेटा बुक में, किसी भी बुक में या किसी भी वीडियो में देखेंगे आपको 15-20 तक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, परंतु मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये 7 बता रही हूँ। आप इनमें से 6 को लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सो आप लोगों को ये अच्छी तरह से आने चाहिए। 2 मैंने बताया, एक तो आइडियल साइज, सेकेंड है कंपेरिजन। अब आ जाता है इसके बाद सिंपल, थर्ड आता है सिंपल। कोई टेबल सिंपल होगी जब भी हमें समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो सबसे पहले सिंपल, तो सिंपल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली होनी चाहिए। इकोनॉमिकली कैसे होती है? इकोनॉमिकली ये होती है कि हमारे लिए उस पर पैसा कम खर्च हो या उसे बनाने में इजी पड़े, अर्थशास्त्र के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन कैसे दोगे आप लोग? अट्रैक्शन उसको आप अच्छी तरह डायग्रामेटिक बना के और उसे अच्छा प्रेजेंट करोगे, उसे डायग्राम को कलरफुल बनाओगे तो वो अट्रैक्टिव होएगा और उससे अपने को देखने में भी अच्छा लगेगा। जो टेबल 3 ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। साइज ऑफ कॉलम, अब कॉलम्स के जो साइज होने चाहिए, आपको मैंने कहा था कॉलम होता है वर्टिकली, तो वर्टिकली कॉलम के साइज इतने नहीं होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए कि हमें समझ आ सके। सो कॉलम के साइज भी इतने होने चाहिए। सोर्स मस्ट बी गिवन, नीचे जो सोर्स के अंदर मैंने बताया था वो हमेशा पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। एब्रिविएशन शुड बी अवॉइडेड होनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समझने में दिक्कत आती है, हर एक के हिसाब से नहीं होती है। परसेंटेज एंड रेशो मस्ट बी गिवन, जो रेशो दिया हुआ होता है या परसेंटेज उसकी, हर साइज हर टेबल को बनाने के लिए उसका परसेंटेज हमें निकालना पड़ता है और वो कंपलसरी हो जाता है, उसके बिना वो हमें ही निकाल के देना पड़ता है चाहे हम कोई भी टेबल बनाएं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उस टेबल के। इसके बाद आ जाइए डायग्रामेटिक। थर्ड जो हमारा था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारा मेन मोटो था वो था कि हमें 3 तरह के डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जोग्रामेटिक, जो डेटा हम दे रहे हैं 3 मेथड प्रेजेंट करते हैं। अब इस डायग्रामेटिक में क्या होता है? दिस मेथड प्रोवाइड्स द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन टू बी एक्सप्लेन बाय अ डेटा इन कंपैरिजन ऑफ टेबुलेशन और टेक्सचुलेशन प्रेजेंटेशन। Diagrammatic presentation of data translates quite effectively and high abstract ideas contained in number into more construct and easily comparable from। अब कैसे होता है ये आप लोगों को सामने डायग्राम में बताया है। डायग्राम मस्ट बी लेस एक्यूरेट बट आर मच मोर इफेक्टिव देन टेबल्स। टेबल के हिसाब से ये इफेक्टिव होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। अब आता है देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डायग्रामेटिक इन कॉमन यूज में देते हैं हम लोग। 3 इसमें यूज है, वो है फर्स्ट है जोग्रामेटिक, है ना, जियोमेट्रिक, सेकंड है फ्रीक्वेंसी और थर्ड है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। सबसे पहला हमारा आता है जियोमेट्रिक डायग्राम। अब जियोमेट्रिक डायग्राम के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो आता है बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। सो पाई डायग्राम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बेटा। फर्स्ट तो हमारा बार डायग्राम आ गया, सेकंड हमारा आ गया पाई डायग्राम। ठीक है, अब ये दो आज मैं सिर्फ अपने को हम जो पढ़ेंगे वो है बार डायग्राम के बारे में। बार डायग्राम कैसे होते हैं? बार डायग्राम 3 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल में होते हैं, एक मल्टीपल होते हैं और एक सब डिवाइडेड होते हैं। तो ये 3 तरह के जो डायग्राम हैं हम किस ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं ये इसके अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया है। सिंपल बार डायग्राम के अंदर हमें सिंपल डेटा कलेक्ट करा होता है, दिया हुआ होता है वो डेटा को हम किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं वो सिंपल फॉर्म यहाँ बताया
सिंपल फॉर्म में सिंपल स्टूडेंट्स के लिए हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें मार्क्स स्टूडेंट दिए हुए हैं हमें और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, किसी भी, डेटा बहुत सेलेक्टिव होते हैं। हमारे पास जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं इसको, तो हम ये बताते हैं वो दो तरह के हमारे एक्सेस होते हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स एक्सिस पे हमने स्टूडेंट लिया, ये वाला। सेकेंड पार्ट ओ वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स लिए। अब यहाँ पर जो मेन थिंग है कि इस डायग्राम को बनाने के लिए, इसके अंदर जो ये प्लेस होती है, बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए। सबसे मेन यही देखा जाता है। सो आप ये लेते हैं, तो एक स्टूडेंट के पास 50 है, मार्क्स ऑब्टेन करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको यहाँ तक लाएंगे। सेकंड ने 100 करें तो हम यहाँ 100 तक लेके आएंगे। इसको हम डेटा को कलेक्ट करने का और डेटा को प्रेजेंट करने का साइज हमें अपने हिसाब से लेना चाहिए। सो ये स्टूडेंट, ये सिंपल पार्ट है ना, तो इसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। सो हमें यहाँ स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम यहाँ पर स्केल बताएं। सो ये हमारा सिंपल मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर क्या होता है, दो आंकड़े या दो रेशो, दो डेटा हमें एक ही डायग्राम के साथ या एक ही पेज पे डेवलप करने पड़ते हैं। कैसे? मान लो ये हमारे पास एक मल्टीपल डायग्राम के अंदर हमें पूरी टेबल दी हुई है जिसके अंदर 1950 के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बतानी है हमें। अब जैसे सारे ईयर्स दिए हुए हमें और हमारी ये बर्थ और डेथ रेट का रेशियो बताया गया है। सिंपल ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, हमने ईयर्स ले लिए। ओ वाई एक्सिस पे हमने बर्थ रेट और डेथ रेट का रेशियो लिया है। अब यहाँ पर 10, 30, 40, 50 अलग अलग आ रहा है। सबसे हाईएस्ट रेशियो है 60, सो 80 या 60। तो मैंने यहाँ तक आपको टेबल बनाई है, इसका जो डिस्टेंस है या जो मेजरमेंट है बीच का रेशियो, वो मैंने इक्वल लिया है। यहाँ पर 1950 में यहाँ पर देखिए सबसे पहले 50 बर्थ रेट है, तो मैंने 50 तक मार्क करा। देन हमारा 30, तो इसी के पास सेम, इसी के पास हमने ये लिया और वो 30 तक मार्क कर दिया। तो ये 1950 का पूरा ये हिस्सा आ गया। सेम थिंग 1917 में भी सेम ही करना है। सो इस ढंग से हम इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मेन थिंग इसके अंदर ये होती है कि हमें एक स्केल बनाना पड़ता है। उस स्केल से हम ये बता सकते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट किस हिसाब से चलती है। बर्थ रेट हमने इसको डायग्राम, इसमें जो डायग्राम जो आपको अट्रैक्टिव दिखाना है, उस अट्रैक्शन के कारण इसमें हम दो तरह के डिफरेंट पार्ट बनाएंगे। बर्थ रेट में सिंपल या दूसरे कलर से यूज कर सकते हैं आप, और इसको दूसरे कलर से यूज कर सकते हैं जिससे कि जो एग्जामिनर है या जो भी है उसे इजीली समझ आ सके। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया था कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं इधर आपको एक और बता दी डायग्राम, वो है आपका मेन है इसके अंदर सब वाले में क्या होता है, सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में मैं टेबल यही ले रही हूँ, इसी को किस ढंग से प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सब डिवाइडेड में मेरे पास ईयर है, मैंने ओ एक्स और ओ वाई एक्स, ओ एक्स एंड ओ वाई सेम थिंग इज ईयर, एंड यहाँ पर मैंने लिया है रेशियो जो भी है डेथ एंड बर्थ रेट। अब इसके अंदर मैंने दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब उसके बाद मेरे को एक ही सोच लो, इसमें मेन हाईएस्ट है 50, तो मेरे को मेन रेशियो तक की लाइन बनानी है। 1950 की मेन रेशियो है 50 तक का। 50 के अंदर मैंने यहाँ पर ये करा, इसके बाद हमारा आ जाता है 30 और आ जाता है। तो इसके बाद आपको, सॉरी बेटा, इसमें आपको ऊपर लेना पड़ेगा 50 के बाद 80 तक आ जाता है ये। तो हम इसे कवर करेंगे यहाँ ढंग से और इसको हम कलर करेंगे इस ढंग से। सेम थिंग स्केल भी बनाना है, इसके अंदर जो स्केल वहां बना हुआ है सेम स्केल यहाँ बना सकते हैं, परंतु सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही डायग्राम के अंदर सब डिवाइड करना है, डिवाइडेड करना है उसे। सो ये कहलाएगा सब डिवाइडेड। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा 3 तरह के जो डायग्रामेटिक हमारे जो प्रेजेंटेशन थे वो किस ढंग से चले हैं, कैसे हुआ है। नेक्स्ट हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या सॉरी इसके बाद जो पाई डायग्राम का मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगी।